हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे ही विविधकाय पीछे की तरफ देखता है, जॉन और एनी दोनों बिजली की रफ्तार से वापस उसी की ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। वह दोनों छलांग लगाते हैं और उसके दोनों तरफ मौजूद ऊंची ऊंची चीजों पर पैर रखते हुए उसके लगभग सिर की ऊंचाई तक पहुंचकर पीछे की ओर चले जाते हैं और फिर इसी तरह दौड़ते हुए आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। जब तक विविधकाय यह समझ पाता है कि उन दोनों के हाथों में एक मोटी वायर है जिसमें विविधकाय की गर्दन लपेटी जा चुकी है, तब तक जॉन और एनी एक बार फिर से दौड़ते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने हाथ में पकड़ी हुई वायर को जमीन की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से विविधकाय का संतुलन बिगड़ जाता है और वह तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरता है। वह अपने दोनों हाथों से दोनों वायरों को पकड़कर खड़ा होता है। जॉन और एनी उसके खड़े होते ही दोबारा से दौड़ते हुए गले में लिपटी हुई उस तार को उसके शरीर पर भी लपेट देते हैं और उसके बाद फिर से इस प्रक्रिया को दोहराते हुए उसे जमीन पर गिरा लेते हैं। वह फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसके साथ वही होता है जो पहले हुआ था। अब तक उसके शरीर के साथ साथ उसके हाथ भी तारों में लपेटे जा चुके थे, जिसकी वजह से वह खुद को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब लच्छो समझ जाती है कि उसे विविधकाय को इन बंधनों से बाहर निकालने के लिए उसकी मदद करनी होगी। वह उसके आकार को छोटा करने की कमांड देती है। जैसे ही विविधकाय का आकार सामान्य होना शुरू होता है, अनिका अपने ब्लूटूथ के माध्यम से कौटिल्य से कहती है, यही सही वक्त है। कौटिल्य जवाब देता है, ओके मैडम। अब जैसे ही लच्छो अगली कमांड देने की कोशिश करती है, वह पाती है कि विविधकाय कमांड नहीं ले रहा था। ठीक इसी वक्त कौटिल्य अनिका से कहता है, काम हो गया है मैडम। अब अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित तुरंत ही चिराग मेहता की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिला देता है। चिराग बिना किसी देरी के कमांडोज को इशारा करता है। इशारा मिलते ही कमांडोज की छोटी सी टुकड़ी गाड़ियों से सवार होकर मारवा हाउस से बाहर की ओर निकल जाती है। इसका नेतृत्व स्वयं परशुराम सूर्यवंशी कर रहा था, जबकि अब्दुल रोहित मारवा के साथ मारवा हाउस में ही रुका था। कौटिल्य लगातार मारवा हाउस से बाहर गए हुए कमांडोज के संपर्क में था और उन्हें गाइड कर रहा था। यहाँ विविधकाय एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब चिराग रोहित से पूछता है, सर क्या अब शुरू करें? रोहित मारवा बदले में सिर्फ एक बार हल्की सी अपनी गर्दन हिलाता है। आगे की योजना पर कार्य करने का आदेश मिलते ही एक कमांडो अपने हाथ में आधुनिक तकनीक से बना एक नए प्रकार का हथियार लेकर सामने आकर खड़ा हो जाता है। यह मॉडर्न तकनीक से बनी हुई किसी भी छोटी मिसाइल लॉन्चर जैसी संरचना थी, जिसमें साइलेंसर लगा होने की वजह से आवाज होने की गुंजाइश नहीं थी। इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव सीमित और घातक था। तात्पर्य, जिस पर निशाना साधा जाता उसके चिथड़े चिथड़े हो जाना तय था, लेकिन यह टारगेट के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। विविधकाय पर निशाना साधते ही इस पूरी प्रक्रिया को होने में 5 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता। विविधकाय का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर फैल जाता है। विविधकाय के इस तरह जमीन पर बिखरने से सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं थे, जिसमें रोबोट एनी और जॉन तो शामिल ही थे। इसके अलावा रोहित और अनिका भी थे। यह बिना पल के झपकाए उसी ओर देख रहे थे। कुछ ही पलों के बाद वहां मौजूद सभी लोग अविश्वसनीय घटना को अपनी आंखों से देखते हैं। देखने वालों के मुंह खुले और आंखें फटी की फटी रह जाती है। जमीन पर बिखरा हुआ विविधकाय के शरीर के छोटे छोटे हिस्से दोबारा से एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और रोबोट विविधकाय जुड़कर एक बार फिर से निर्मित हो जाता है। इस बार उठकर खड़े होते ही वह एनी और जॉन पर हमला बोल देता है। इस बार जॉन और एनी भी आमने सामने की टक्कर लेने के लिए उससे भी जा भिड़ते हैं। उनके बीच चल रही यह लड़ाई बेहद रोमांचक थी। एनी दौड़ते हुए विविधकाय के पास जाती है और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ देती है। विविधकाय कई कदम पीछे धकेला जाता है। इसके बाद वह भी बदले में उससे भी मजबूत गुस्से के साथ एनी के सीने पर वार करता है। अब जॉन अपने पैरों से विविधकाय की कमर पर वार करता है और उसके बाद उसकी ओर एक गुस्सा फेंकता है। जॉन उसके मुक्के को अपने पैर को हवा में उछालते हुए रोक लेता है और अपने दूसरे पैर से उसके चेहरे पर वार करते हुए उसे कई कदम पीछे धकेल देता है। यह लड़ाई काफी देर तक इसी तरह चलती जाती है। अब एनी विविधकाय की तरफ बढ़ती है तो विविधकाय उसकी ओर अपने पैर से वार करता है। एनी उसके पैर के वार को अपने हाथों से रोकती है और हाथों में आए उसके पैर को कसकर पकड़ लेती है
उसके बाद उसे तेजी से हवा में गोल गोल घुमाने लगती है, फिर उसे बिना छोड़े ही जमीन पर पटक देती है। लगातार एक के बाद एक कई बार वह उसे इसी तरह जमीन पर पटकती चली जाती है। तभी उसे अपने कान में अनिका की आवाज सुनाई देती है। अनिका कहती है, एनी उसे खुद से कुछ दूरी पर फेंक दो और उसके तुम्हारी ओर बढ़ने का इंतजार करो। एनी अपने मुंह से कोई जवाब नहीं देती। वह अनिका की ओर देखती है और बदले में सिर्फ अपनी गर्दन हिलाती है। अनिका प्रत्युत्तर इशारा मिलते ही फिर से रोहित को देखती है। रोहित फिर से अपनी उंगली को ऊपर उठाकर चिराग को इशारा करता है। चिराग अपनी गर्दन हिलाकर सर कहता है और कमांडोज को कार्यवाही के लिए आदेश देता है। अब एक बार फिर से कमांडोज तैयार हो जाता है और दौड़ते हुए सामने आता है। अपने एक घुटने को मोड़कर जमीन पर बैठ जाता है और विविधकाय पर निशाना साधता है। जैसे ही विविधकाय उठकर एनी की तरफ दौड़ने को शुरू करता है, अनिका ब्लूटूथ में कहती है, जॉन और एनी झुक जाओ। वह दोनों झट से अपनी गर्दन को झुकाकर नीचे बैठ जाते हैं। एक बार फिर से एक छोटी सी मिसाइल आकर विविधकाय के शरीर से टकराती है और उसका शरीर दोबारा से टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। इस बार अनिका पहले से भी ज्यादा ध्यान से इन टुकड़ों की तरफ देखती है। यह टुकड़े फिर से पहले की तरह ही एक दूसरे के करीब आते हुए जुट जाते हैं। अनिका ने सुनिश्चित किया कि इस बार भी पहले ही वाली प्रक्रिया ही दोहराई गई थी। शरीर के बाकी सभी हिस्से हार्ट के पास आए थे। इससे वह स्पष्ट था कि उन्हें कंट्रोल करने वाली डिवाइस हार्ट एरिया में है। अब अनिका अपने ब्लूटूथ में सभी को बताते हुए कहती है, उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाली डिवाइस उसके हार्ट एरिया में है। उसके बाद आगे कहती है, एनी और जॉन, क्या तुम तैयार हो? वह दोनों जवाब देते हैं, जी मैडम, हम पूरी तरह तैयार हैं। वहां मारवा हाउस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लगातार इधर से उधर दौड़ती हुई गाड़ियों में से एक फुली ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठी लच्छो अभी भी इसी प्रयास में जुटी हुई थी कि वह विविधकाय को स्क्रीन पर देख पाए, किंतु ना तो वह उसे विविधकाय के अंदर लगे हुए कैमरे के जरिए उसे देख पा रही थी और ना ही सैटेलाइट के जरिए वह उसे ट्रेस कर पा रही थी। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, क्योंकि वह खुद एक बड़ी हैकर थी। उसे यह समझने में अधिक देर नहीं लगती कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए वह विविधकाय की रेंज के बिल्कुल लास्ट पॉइंट की ओर गाड़ी को बढ़ा देती है और फिर से अपनी उसी काम में जुट जाती है। वह कई बार कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होता। तब वह यह पता लगाने की कोशिश करती है कि ऐसा किस वजह से हो रहा है, किंतु कोई भी कारण उसके हाथ नहीं आता। यदि वह कारण का पता लगा पाती तो उसका कोई ना कोई उपाय भी अवश्य खोज लेती, परंतु इस वक्त वह अपने सभी प्रयासों के बाद भी असफल हो जाती है। सिर्फ लच्छो ही नहीं, जो इस वक्त विविधकाय की स्थिति को लेकर परेशान थी, हर्षिता और योगेश भी आसपास ही एक अन्य गाड़ी में मौजूद थे, जिसकी ड्राइविंग सीट पर खुद योगेश बैठा हुआ था और पैसेंजर सीट पर बैठी हर्षिता की आंखें लैपटॉप पर टिकी हुई थी। यहाँ मारवा हाउस में अनिका रोहित की तरफ देखती है और कहती है, अब मेरी बारी, मैं बस 5 मिनट में अपना काम खत्म करके आती हूँ। बदले में रोहित अनिका की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और एक बार हल्के से अपनी गर्दन को हिलाता है। अनिका दौड़ते हुए विविधकाय की ओर बढ़ जाती है। जब अनिका, एनी और जॉन एक लाइन में खड़े होते हैं, तब तीनों अपने दाएं हाथ को अपनी कमर के पीछे की ओर ले जाते हैं और अपनी अपनी कमर से कुछ निकालने के बाद आगे बढ़ते हैं। इस बार एनी, जॉन और अनिका तीनों एक साथ हमला करते हैं, लेकिन इस बार उनका हमला हाथ पैरों से किए गए वार नहीं थे। उन तीनों ने अपने हाथों से छोटी शाइनिंग रोड पकड़ी हुई थी। यह कोई सामान्य छड़ी नहीं थी, बल्कि तलवार से भी 100 गुना तेज धार की शक्ति रखती थी। यह एक ऐसी डिवाइस थी जिससे तेज लेजर लाइट निकलती थी। यह आसानी से बड़ी चट्टान के 2 टुकड़े कर सकती थी। एनी और जॉन विविधकाय की आंखों में कैमरे पर लेजर लाइट से वार करते हैं और वहीं अनिका लेजर लाइट की मदद से उसके सीने को चीरने के लिए निशाना बनाती है। कुछ ही पलों में उसके आंखों पर लगे हुए कैमरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस लेजर लाइट की पावर इतनी अधिक थी कि विविधकाय के शरीर की तेजी से खुद को रिपेयर कर लेने की तकनीक भी धीमी पड़ गई थी। इसी लेजर लाइट से बने हुए कट की वजह से अनिका विविधकाय के सीने पर मौजूद ना दिखाई देने वाले स्विच को देख पाती है। अब वह लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे विविधकाय की ओर आगे बढ़ती है। विविधकाय अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाता। इस वक्त विविधकाय पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था। वह चाहकर भी किसी और बढ़ नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर इस तरीके से कांप रहा था जैसे बिजली के तेज झटके लगने पर किसी मानव का शरीर कांपता है। अनिका उसके पास पहुंचकर लेजर लाइट को रोकती है और तेजी से विविधकाय के सीने पर लगे हुए स्विच को ऑफ कर देती है। अनिका के ऐसा करते ही विविधकाय अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है।
अनिका के ऐसा करते ही जॉन और एनी भी अनिका के करीब आ जाते हैं। अनिका ब्लूटूथ में बोलती है, मिस्टर मारवा, इट इज डन। अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रोहित अनिका की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चिराग भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चल पड़ता है। उन दोनों को आगे बढ़ते हुए देखकर अब्दुल और उसके साथ ही अभी भी रोहित के चारों तरफ उसे घेर कर चलने लगते हैं। रोहित अपने हाथ से उन्हें इशारा करता है। उसका मतलब था आराम से, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब तक विविध काय को जमीन पर कई बार गिरने के बाद दोबारा खड़े होते हुए देखने के कारण अब्दुल के मन में संतोष नहीं था। इसीलिए वह अपने साथियों को इशारा करता है। वह रोहित के आगे से हट जाते हैं, लेकिन अभी भी उसे बाकी के 3 ओर से घेर कर आगे बढ़ रहे थे। कौटिल्य अपनी जगह से यह सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह अपनी जगह पर बैठा हुआ लगातार कमांडोज की उस छोटी सी टुकड़ी को गाइड कर रहा था जो मारवा हाउस से बाहर निकली थी। लेकिन भूमिका उसे अपनी जगह पर छोड़कर विविधकाय की ओर बढ़ जाती है। विविधकाय के करीब पहुंचते ही सबसे पहले अब्दुल अपनी गन को कसकर पकड़ते हुए कहता है, क्या यह मर गया? अब्दुल की बात सुनकर रोहित और अनिका के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगती है, लेकिन वह दोनों चुप रहते हैं। तभी रोबोट एनी जवाब देती है, मशीन मरती नहीं है, वह या तो बंद हो जाती है या फिर खराब हो जाती है। उसकी बात सुनते ही अब्दुल बेहद हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अब जॉन आगे कहता है, घबराओ मत, फिलहाल इसे मैडम अनिका ने बंद कर दिया है और अब एनी इसे खराब कर देगी। अब्दुल को जॉन की बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसे इस बात का सब्र था कि वह एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आए हैं। रोहित अनिका के कंधे पर हाथ रखता है। अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित की आंखों में अनिका के लिए गर्व और प्यार दोनों ही दिखाई दे रहे थे। अगर उसके आसपास सभी मौजूद ना होते तो वह अनिका को कसकर अपने गले से लगा लेता और दोनों बाहों में लेने के बाद बहुत देर तक उसे देख खुद से अलग नहीं होने देता। लेकिन इस वक्त अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण रख लेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। किंतु अनिका उसके मनोभावों को आसानी से उसकी आंखों में पढ़ सकती थी, इसीलिए वह बड़े ही प्यार से कहती है, मिस्टर मारवा। रोहित बदले में फिर से एक प्यारी सी मुस्कान देता है। अब अनिका एनी की तरफ देखती है। एनी कहती है, अब आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं पूरी तैयारी पहले ही कर चुकी हूँ। फिर जॉन कहता है, और इसके बॉडी मटेरियल को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसे नष्ट करने के लिए जो प्रक्रिया आप तैयार करके छोड़ आई थी, उसी के अनुसार इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यह सब सुनकर सभी लंबी राहत की सांस लेते हैं। जब भूमिका को लगता है कि मामला पूरी तरह से हाथ में आ चुका है और खतरा टल गया है, तब वह अनिका के करीब आती है और धीरे से उसके कान में कहती है, प्रीति की कॉल थी। उसका कहना है कि किसी कमांडो की हालत काफी नाजुक है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनिका रोहित की तरफ देखती है और कहती है, अभी मुझे प्रीति के पास जाना होगा। रोहित हल्के से गर्दन हिला देता है। रोहित अब्दुल की तरफ देखकर कहता है, सभी को रिलैक्स होने के लिए कह दो। अब अब्दुल कहता है, अभी हम रिलैक्स नहीं हो सकते। उसके ऐसा कहते ही रोहित और चिराग आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। अब अब्दुल अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाकर मारवा हाउस में चारों तरफ फैली हुई तबाही की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमें सुबह होने से पहले इसे भी तो समेटना है। आप जाकर आराम कीजिए, हम अपना काम खत्म करके फिर आराम करेंगे। अनिका भूमिका के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चली जाती है। रोहित चिराग के साथ मारवा हाउस के डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ जाता है। वहीं एनी और जॉन विविधकाय को उठाकर अपनी सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च लैब में ले जाते हैं। इधर सभी के चले जाने के बाद कहीं दूर छिपकर खड़े हुए सनी और ओमकार अपनी ही जगह पर अंधेरे से बाहर निकलकर उजाले में आ जाते हैं। उनकी स्थिति इस वक्त ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। उन दोनों ऑनलाइन गेम के दीवानों ने आज अपनी आंखों से वह देखा था जो वह अपनी गेम में भी कभी नहीं देख पाए थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी के भी मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। फिर काफी देर बाद सनी कहता है, क्या हम ऑनलाइन गेम की दुनिया में हैं? ओमकार बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। फिर वह अपने गले पर अपना हाथ रखता है और तब कहीं जाकर उसके मुंह से शब्द निकलते हैं। वह जवाब देता है, नहीं, हमने जो कुछ भी देखा वह सच है। अब सनी कहता है, भाई भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा, सोच लो कि हम सपना देख रहे हैं। अब ओमकार जवाब देता है, क्या मैं पागल हूँ जो इस भयंकर सच को याद रखूंगा? अगर हमने मुंह खोला तो समझो सच की गेम के अंदर पहुंच गए। फिर एक पल रुककर आगे कहता है, फिलहाल मुझे मरने का कोई शौक नहीं। अभी मुझे अपने गेम एप्लीकेशन के बिजनेस को बढ़ाना है, फिर प्रीति से शादी करनी है, अपने बच्चों के साथ बैठकर गेम्स खेलने हैं। अब सनी कहता है, सही कहा तुमने, मुझे भी रोहित भैया के हाथों से मरने का कोई शौक नहीं।
मैं उनके प्यार के साए तले ही खुश हूँ। मैं उनके किसी भी दूसरे रूप के दर्शन नहीं करना चाहता। उनके बारे में जो अफवाहें सुनी थी, आज हकीकत में पता चला कि वह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं वह हम सभी से इतना प्यार कैसे कर लेते हैं। फिर वह दोनों वहीं लॉन में चेयर डिजाइन के बने हुए पत्थरों पर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद जब इस सदमे से बाहर आते हैं तब ओमकार कहता है, हम यहाँ इसीलिए रुके थे ताकि खतरे के वक्त प्रीति की मदद कर सके, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। प्रीति ही नहीं, उसके अलावा कोई भी फीमेल यहाँ दिखाई नहीं दी सिवाय तुम्हारी भूमिका दी के। अब सनी कहता है, वह पुलिस ऑफिसर है, उनका यहाँ होना असामान्य नहीं है। तुम चिंता मत करो, अनिका भाभी और मेरी होने वाली भाभी दोनों ही सुरक्षित होंगी। यह सुनते ही ओमकार का मन एकदम शांत हो जाता है और उसे यह सोचकर बेहद सुकून मिलता है कि वह दोनों एकदम सही सलामत होंगी। अब सनी कहता है, मुझे लगता है कि हमें वापस जाकर घर के अंदर कहीं छिप जाना चाहिए। अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो हमारी कब्र भी यहीं खुद जाएगी। ओमकार कहता है, तुम ठीक कहते हो, बिना वजह डांट खाने का कोई मतलब नहीं बनता। चलो यहाँ से चलना ही ठीक होगा। ऐसा कहकर दोनों दोस्त बड़े मारवा हाउस की बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं था। बहुत जल्द ही सूरज की लालिमा आसमान में दस्तक देने वाली थी। कौटिल्य अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ के जरिए परशुराम से कहता है, वह गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से सिर्फ 3 गाड़ी आगे है। परशुराम सूर्यवंशी अपने आदमियों को इशारा करता है। वह अपनी स्पीड बढ़ाकर उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह जो देखते हैं उसे देखकर दंग रह जाते हैं। परशुराम सूर्यवंशी कौटिल्य को जवाब देते हुए कहता है, यह गाड़ी खाली है, सेल्फ मोड में चल रही है। फिर परेशान होते हुए गुस्से भरी आवाज में कहता है, हम इसका पीछा करते हुए बहुत दूर तक निकल आए हैं। दुश्मन हाथ से निकल गया है। इतनी कोशिश करने के बाद भी हम उस तक नहीं पहुंच पाए। वह बेहद चालाक है। दरअसल जब काफी कोशिशें करने के बाद भी जब लच्छो विविधकाय से किसी भी तरह संपर्क स्थापित नहीं कर पाती, तब वह ठंडे दिमाग से काम लेती है और उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह एक ट्रैप है जिसमें फंसाने के लिए बहुत सोच समझकर काम किया जा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, वह वहां से निकलने के बारे में सोचती है, लेकिन कौटिल्य की सोच उससे कहीं आगे चल रही थी। सैटेलाइट की मदद से वह आसानी से उन 2 गाड़ियों की पहचानने में सफल हो जाता है जो मारवा हाउस से 3 किलोमीटर की रेंज में लगातार इधर से उधर दौड़ रही थी। इसीलिए कौटिल्य के दिशा निर्देश में उसका पीछा करते हुए परशुराम के साथ मारवा हाउस से बाहर निकली हुई टुकड़ी का एक हिस्सा लच्छो की गाड़ी का पीछे करने लगता है और दूसरा हिस्सा उस गाड़ी का पीछा करने लगता है जिसमें हर्षिता और योगेश थे। लेकिन बदकिस्मती से हर्षिता और योगेश लच्छो जितने काबिल और चालाक नहीं थे। जब लच्छो को इस बात का एहसास होता है कि उसकी कार का लगातार पीछा किया जा रहा है, तो वह बड़ी ही सफाई से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे ऑटोमेटिक मोड में डालकर अपने लैपटॉप और उसमें रखे हुए जरूरी सामान के साथ बाहर निकल जाती है। गाड़ी से बाहर निकलने से पहले ही उसने गाड़ी के सिस्टम को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया था। इसके बाद वह अपनी गाड़ी के सिस्टम को लैपटॉप की मदद से चलाने लगती है। जैसे ही वह मारवा हाउस की सिक्योरिटी गार्ड को उसमें झांकते हुए देखती है, वह समझ जाती है कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई है। इससे पहले कि गार्ड उस गाड़ी तक पहुंचकर उसके बारे में कुछ और पता लगा पाते, वह गाड़ी को हाईवे से नीचे गिराकर ब्लास्ट कर देती है। इस ब्लास्ट को देखकर परशुराम सूर्यवंशी को बेहद हताशा होती है, लेकिन ठीक इसी वक्त परशुराम के वॉकी टॉकी पर उसके आदमी उसे एक इम्पोर्टेंट सूचना देते हैं और वह अपने बाकी आदमियों के साथ उनकी ओर बढ़ जाता है। लच्छो बड़ी ही आसानी से खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वह बेहद हैरान थी कि आखिर वह कौन हो सकता है जिसने उसे टक्कर दी। लच्छो एक बेहतर हैकर और ऑपरेटर थी। उसे मुंह तोड़ जवाब देना किसी ऐरे गहरे के वश की बात नहीं थी। दरअसल वह नहीं जानती थी कि उसका पाला किससे पड़ा था। कौटिल्य बेहतर नहीं बल्कि विश्व का बेहतरीन हैकर था। अनिका ने विविधकाय को खत्म करने के लिए इतना वक्त सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वह मास्टरमाइंड के करीब पहुंच सके। अनिका को पूरा यकीन था कि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वह जरूर इस मास्टरमाइंड से हासिल हो सकेगी, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने वाला इंसान ना तो किसी ड्रग के असर में हो सकता है और ना ही कोई ऐरा गहरा। वह निश्चित ही दमयंती देवी का कोई खास होगा और खास के पास अक्सर सभी सूचनाएं होती हैं। यहाँ जैसे ही परशुराम सूर्यवंशी अपने साथियों के साथ बाकी के साथियों तक पहुँचता है, वह देखता है कि वह सभी एक गाड़ी को घेर कर खड़े थे। सभी के हाथों में अपनी अपनी पिस्तौल थी और किसी को निशाने पर ले रखा था। परशुराम आगे जाकर देखता है तो उसमें एक लड़की और दूसरा आदमी दिखाई देता है। यह वही लोग थे जिनका पीछा करने के लिए परशुराम और उसके साथी मारवा हाउस से बाहर निकले थे।
इस वक्त उनकी गन पॉइंट पर हर्षिता और योगेश थे। उन दोनों के मिलने के बाद उनके साथ क्या किया जाए यह जानने के लिए परशुराम सूर्यवंशी अनिका से बात करने के लिए कॉल करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि इस वक्त अनिका प्रीति के साथ एक जरूरी ऑपरेशन में बिजी थी। अब परशुराम सूर्यवंशी चिराग को कॉल करता है और अपनी परेशानी कह सुनाता है। चिराग परशुराम सूर्यवंशी को होल्ड पर रखता है और रोहित से पूछता है, सर हमारे आदमियों ने कंफर्म कर लिया है, वह उन्हीं के आदमी हैं। परशुराम सूर्यवंशी अनिका मैडम से बात नहीं हो पा रही है, वह परेशान है कि अब आगे इन दोनों का क्या करना है। रोहित मारवा सख्त आवाज में जवाब देता है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या करना है। चिराग जवाब देता है, जी सर। चिराग परशुराम से कहता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लो और अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वह हमारे किसी काम के नहीं, उनके साथ वही करो जो किया जाना चाहिए। इतनी तबाही के बदले में दुश्मनों को भी कुछ उपहार स्वरूप मिलना चाहिए। परशुराम सूर्यवंशी जवाब देता है, ठीक है बिल्कुल ऐसा ही होगा। परशुराम उन दोनों के पास जाकर गन पॉइंट पर पूछता है, आकाश कहाँ है। हर्षिता और योगेश के चेहरे पर डर से पसीने की बूंदें नजर आने लगती हैं। योगेश कहता है, कौन आकाश, हम किसी आकाश को नहीं जानते। अब परशुराम सूर्यवंशी अपनी गन को उसके माथे पर रखते हुए उस पर दबाव बनाते हुए कहता है, आकाश गुलेरिया, अनिका गुलेरिया का भाई, कुछ याद आया। यह सुनते ही अब योगेश की जीभ लड़खड़ाने लगती है, वह हड़बड़ाने लगता है। परशुराम सूर्यवंशी बड़े ही आराम से योगेश से कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुमने अपने लिए जो भी चुनाव किया होगा वही सबसे अच्छा होगा। इसके बाद परशुराम सूर्यवंशी अपने आदमियों को इशारा करता है, वह हर्षिता के सीने पर गोली चला देता है। गोली चलते ही योगेश बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। रोते रोते कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। परशुराम कहता है, ठीक है, अगर तुम भी कुछ नहीं जानते तो तुम भी हमारे किसी काम के नहीं, जाओ अपने अंतिम घर, सुकून से जाओ, गुड बाय। उसके ऐसा कहते ही योगेश कहता है, रुको रुको मैं बताता हूँ।